स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम और आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन टू द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक वास्ट, बहुत ज़्यादा यानी कि जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, रैपिडली ग्रोइंग ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, बहुत जल्दी से बढ़ रही है। जैसे कि इसका नाम इंडिकेट करता है कि बायोटेक्नोलॉजी इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन है, यानी कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को हम लोग इकट्ठे इस्तेमाल करें या उससे कोई हम लोग इन दोनों को इंटरेक्ट करके, इन दोनों को इस्तेमाल करके, ठीक है, हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, अगर ब्रिटिश बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करते हैं द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म या प्रोसेसेस, यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स को, ठीक है, यानी कि कोई सेल है या ऑर्गेनिज्म है, कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई फंजाई है, या कोई सिस्टम है, कोई सेल है, या कोई भी बायोलॉजी का प्रोसेस है, यानी कि लाइफ का कोई प्रोसेस है। ठीक है, बायोलॉजी मीन्स लाइफ। ठीक है, तो उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज को बनाने के लिए या सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सर्विस इंडस्ट्रीज मतलब कि मैनकाइंड को कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि हम लोग रैपिड टेस्टिंग किट्स बनाते हैं, हम लोग जो है सीवेज को साफ करने के लिए, यानी कि पानी की सफाई करने के लिए, या किसी भी और चीज के लिए ह्यूमन मैनकाइंड को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या है, जहाँ पे बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी मिलती है, दैट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। कि हम लोग ऑर्गेनिजम्स की जो है प्रॉपर्टीज को हम लोग रियल लाइफ के अंदर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए या इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, या हम लोग टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। इट इज एन इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन ऑफ integrated application of techniques to draw benefits from the properties and capacities of living organism, especially microorganism। ठीक है, इंटीग्रेट करना, किसी चीज को इस्तेमाल करना, यानी कि कोई टेक्निक है उसका इस्तेमाल करना, ताकि ऑर्गेनिजम्स की जो है प्रॉपर्टीज, खसूसियात, या उनकी कोई कैपेसिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कोई अहम चीज है, कोई उसकी क्वालिटी है, उसको इस्तेमाल करना, उस टेक्निक को इस्तेमाल करना। ठीक है, वो इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए, तो ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। और तो इसी हिसाब से यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करती है कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस, जो नेचुरल साइंसेस हैं, ठीक है, यानी कि बायोलॉजी है, ठीक है, या ये फिजिक्स है, या बायोकेमिस्ट्री है, यानी कि लाइफ की जो केमिस्ट्री है उसका इस्तेमाल करना या उसको अप्लाई करना। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, सेल्स के ऊपर, या उनके कोई पार्ट है या कोई मॉलिक्यूल है। एनालॉग कहते हैं कि हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल का जैसा कोई मॉलिक्यूल, यानी कि हम बनाते हैं, या हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल के जैसा कोई मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है। ठीक है, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हम लोग उससे कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, और यहाँ कोई सर्विस जो है वो, यानी कि हम लोग कोई जैसे कि सीवेज को साफ करने के लिए, आगे भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी। ठीक है, कि अगर कोई गंदा पानी है उसको साफ करने के लिए, अगर कोई बहुत ज्यादा कहीं पे वेस्ट है, ठीक है, जैसे कि हम लोग बायोमास की एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि बहुत ज्यादा कोई वेस्ट है, उससे बिजली बनाना। ठीक है, तो ये एक सर्विस है ह्यूमन काइंड के लिए, मैनकाइंड के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें बनाना और इनको देखना, तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सारी साइंसेज अप्लाई होती हैं, बहुत सारी साइंसेज जो हैं, बेसिक साइंसेज उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होती हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स जो है, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम लोग छोटे जानदारों को पढ़ते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस को, जो कि खुरपीन से नजर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। फिजियोलॉजी में हम लोग फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स को पढ़ते हैं। जेनेटिक्स में हम लोग जीन्स वगैरह, डीएनए को पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग लाइफ की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजी में हम लोग इम्यून सिस्टम, जो हमारा मुदाफती निज़ाम है, जिसमें एंटीबॉडीज और एंटीजेंस और ये वाली सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। केमिस्ट्री
और मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ठीक है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ये कुछ बेसिक साइंसेज हैं जो कि मर्ज होती हैं, मिलती हैं तो हमें बायोटेक्नोलॉजी मिलती है, ठीक है, हम लोग ये बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं। इसके आगे आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की रूट्स हैं दो एरिनास के अंदर हैं, या साइंस के दो हिस्से हैं जिनसे मिलके बायोटेक्नोलॉजी बन रही है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर ऐसी बायोलॉजी जिसके अंदर हम लोग मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, डिफरेंट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और उसके बाद हम लोग माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई वगैरह इनको पढ़ते हैं, ठीक है। एडवांसमेंट इन दोनों की साइंसेस की एडवांसमेंट ने हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दी है कि हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, या हमारी बॉडी के अंदर जो जितने भी यानी कि हमारी बॉडी की केमिस्ट्री है, ग्लाइकोलिसिस हो रही है, क्रेब साइकिल हो रही है, ठीक है, इनका जो आपस में रिलेशनशिप है, दिस इनसाइट हैज बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इससे जो है हम लोग इस्तेमाल करके बायोटेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, ठीक है। ये एक चार्ट है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये साइंसेस, केमिकल इंजीनियरिंग, इकोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इनको इस्तेमाल करके ये वाले जो है मतलब के एरियाज या डिसिप्लिन्स जो हैं ये इमर्ज हुए हैं, ये सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी के का ही पार्ट है, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है, एंजाइम टेक्नोलॉजी है, टिश्यू एंड सेल कल्चर, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, या प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये सारी की सारी जो है बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। मैनी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जिसके अंदर बहुत सी, जैसे कि ड्रग्स हैं, वैक्सीन्स हैं, खाने की चीजें हैं, एंजाइम्स हैं, या कोई बहुत सी जो टेक्निक्स हैं, जैसे कि नए थेराप्यूटिक मेथड्स हैं, यानी कि नए जो है थेरापी के मेथड, या नई जो है ट्रीटमेंट आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि जीन थेरेपी आ रही है, जैसे कि बहुत सी डिजीजेस ऐसी हैं जो कि विरासती होती हैं, मौरूसी बीमारियां होती हैं, जो कि वालिदैन की तरफ से बच्चों में ट्रांसफर होती हैं, उनका इलाज जो है वो जीन थेरेपी के थ्रू आ रहा है, और जीन थेरेपी किसकी प्रोडक्ट है? बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है, ठीक है। तो मैनी नोबल लॉरिएट्स, बहुत से जो नोबेल लॉरेट से मुराद है कि ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत ज्यादा महारत हासिल की है, और उनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है या अचीवमेंट है इस फील्ड के अंदर, ठीक है, जैसे कि हार्गोबाइन कैलियोराना, और उसके बाद वाल्टर और गिलबर्ट है, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। उसके बाद बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जैसे कि जिनेंटेक, और उसके बाद सीटस, और उसके बाद हाइब्रिड टेक है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, ठीक है। एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बहुत से बायोटेक्नोलॉजी के एरियाज जो हैं, 8 मेजर एरियाज यहाँ पे लिखे हुए हैं: रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, enzyme and biocatalyst technology, plant cell culture, animal cell culture, fermentation technology, waste treatment utilization, ठीक है, process engineering, ठीक है। ये हर एक को हम लोग इंडिविजुअली पढ़ते हैं, इसकी आगे हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग इसको मजीद डिस्कस करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है, perhaps the most exciting development in 1980 has been the development of the methods in the biotechnology to produce newer drugs and to make known chemotherapeutic agents available in the clinical useful quantities, ठीक है। सबसे पहले ये है कि 1980 के अंदर या 1980 के अंदर जो है वो डेवलपमेंट हुई है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। क्या डेवलपमेंट हुई है कि हम लोग नई ड्रग्स को बना सकते हैं, या नई मेडिसिन को बना सकते हैं, ठीक है। या हम लोग दूसरे कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स के अंदर एंटीबायोटिक्स आती हैं, ठीक है, या एंटी कैंसरस ड्रग्स आती हैं, या दूसरी जो है, यानी कि जिनको मैन्युफैक्चर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, हम लोग उनको यूजफुल, क्लिनिकली यूजफुल क्वांटिटीज के अंदर बना सकते हैं, यानी कि उनको प्रोड्यूस करना नॉर्मली बहुत ज्यादा मुश्किल है, कॉस्ट कंज्यूमिंग था पहले, और टाइम टेकिंग था,
ठीक है, बहुत ज्यादा वक्त लगता था, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ने हमें इस तरह की टेक्निक्स प्रोवाइड की कि हम लोग कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स या और दूसरी जो नई ड्रग, मतलब ये जो नई आने वाली ड्रग्स हैं, यानी कि उसने हमें एवेन्यू प्रोवाइड किया, एक नया रास्ता प्रोवाइड किया कि हम लोग उन ड्रग्स को क्लिनिकली यूजफुल क्वांटिटीज के अंदर ज्यादा जल्दी और कॉस्ट इफेक्टिवली, यानी कि प्राइस में भी कम, ज्यादा अच्छी तरह बना सकते हैं। ठीक है, इसकी जो टेक्निक्स हैं रेवोल्यूशनरी, यानी कि जिद्दत लेके ये नई टेक्निक्स हैं, उसके अंदर हाइब्रिड ओमा टेक्नोलॉजी। ठीक है, हाइब्रिड ओमा टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हम लोग दो सेल्स जो होते हैं उनको हम लोग साथ में मिलाते हैं, जैसे कि मैं कह देता हूँ प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, प्लस, ठीक है, मैं कह देता हूँ कि कैंसर सेल्स। ठीक है, कैंसर सेल्स। ठीक है, ये दो तरह के सेल्स हैं, ये एक टेक्निक है जिसके अंदर मैं दो तरह के हाइब्रिड बना रहा हूँ इन दोनों का। ठीक है, हाइब्रिड। ठीक है, प्लाज्मा सेल के पास ये कैपेबिलिटी होगी कि ये जो है एंटीबॉडीज बनाएंगे। ठीक है, एंटीबॉडीज बनाएंगे। ठीक है, तो और कैंसर सेल के पास ये कैपेबिलिटी होगी कि ये जो है हमें रैपिड ग्रोथ। कैंसर क्या होता है कि रैपिड और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, बहुत जल्दी और बहुत अंधाधुंध जो है वो डिवाइड करते हैं ये सेल। तो यहाँ पे रैपिड डिवीजन होगी। ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक है, इन दोनों के ये वाले करेक्टरिस्टिक्स इस्तेमाल करके हम एक नया तरह का सेल बनाएंगे, दैट इज नोन एज हाइब्रिड ओमा सेल। ठीक है, हाइब्रिड जो कि इस तरह की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, जो डिजायर्ड हमारी एंटीबॉडीज होंगी उनको प्रोड्यूस करेगा और ज्यादा जल्दी, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिवली प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो दिस इज नाउन एज हाइब्रिड ओमा टेक्नोलॉजी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिड ओमा टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग दो तरह के सेल को मिलाते हैं। ठीक है, ओमा हम लोग कहते हैं कैंसर सेल को, हाइब्रिड मतलब कि हम लोग ओमा सेल्स या कैंसर सेल्स का हम लोग हाइब्रिड बनाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, हम लोग जैसे कि इंसुलिन प्रोड्यूस करवाते हैं, ह्यूमन का जीन हम लोग बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते हैं, जैसे कि ह्यूमन का जीन है। ठीक है, हम लोग ये किसके अंदर इंसर्ट करेंगे? हम लोग बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करेंगे। ये मैंने बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इंसुलिन, बैक्टीरिया हमें जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, करके देता है, यानी कि हम लोग दो डीएनए को जो है वो ज्वाइन करेंगे, या दो जेनेटिक मटेरियल्स को हम लोग स्प्लाइस करेंगे या ज्वाइनिंग करेंगे उनकी, तो हमें ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है। टिश्यू कल्चर एंड सेल कल्चर टेक्नोलॉजी, हम लोग टिश्यू का कल्चर करते हैं, यानी कि टिश्यू को ऐसे मीडियम के रखेंगे, अंदर रखेंगे, या सेल को इस तरह के डिजायर्ड मीडियम के अंदर रखेंगे जहां पे वो ग्रो करेगा, और हम लोग उन सेल्स को क्लोन करेंगे, या हमें उन सेल्स की जो है प्रॉपर्टीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लांट है जिसके करेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा डिजायर्ड है, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको जो है उसके ऊपर इंसेक्ट्स अटैक नहीं करते हैं, या वो जो है फ्रूट्स जो है वो बहुत ज्यादा स्वीट फ्रूट्स देता है, बहुत ज्यादा मीठा होता है उसका फल, एक प्लांट है उसका करेक्टरिस्टिक, मैं उसके सेल्स जो हैं उनको लेके मैं उनकी कल्चर करवाऊंगा, ताकि मुझे इस तरह का एक और प्लांट चाहिए या इसकी ही जेनेटिक्स का, ठीक है, और प्लांट चाहिए, तो मैं उसका कल्चर करवाऊंगा। जीन थेरेपी क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये डीएनए है, अगर के किसी के डीएनए के अंदर प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ उसको कोई जेनेटिकली यहाँ से लेके यहाँ तक जो है जीन के अंदर प्रॉब्लम है, मैं कह देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक जीन के अंदर प्रॉब्लम है, हम लोग इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से हम लोग डीएनए को कट करके हम लोग अपना डिजायर्ड जीन, जो सही जीन होगा वो इंसर्ट करेंगे। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है, हीमोफीलिया या थैलेसीमिया वगैरह इस तरह की बीमारियां जो हैं जिसके अंदर सही तरह हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि हाइमोग्लोबिन नहीं बनता है सही तरह थैलेसीमिया के अंदर, तो हम लोग जीन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं इन डिजीजेस को ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन ये अभी प्रैक्टिकल नहीं है। अभी इनके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ऐसे लोग जिनके अंदर हार्मोन्स की कमी होती है, डेफिशिएंट मतलब कि कमी होती है किसी खास हार्मोन की, तो बायोटेक्नोलॉजी ने हमें एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, यानी एंडोक्राइन हार्मोन, एंडोक्राइन को कहते हैं कि हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर किसी का कोई एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे कि एड्रीनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, या कोई भी ग्लैंड खराब हो गया और वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा,
ठीक है, यहाँ वो उसको रिमूव कर दिया गया सर्जिकली, तो हम लोग जो है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, उस पर्सन को बाहर से वो हार्मोन देते हैं ताकि उसकी बॉडी फंक्शनिंग डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो पहले तो इन हार्मोन की नॉन अवेलेबिलिटी होती थी, क्योंकि हम लोग कैसे प्रोड्यूस करें सफिशिएंट क्वांटिटीज में, लार्ज क्वांटिटीज में, इतनी ज्यादा क्वांटिटीज में, जैसे कि उस पर्सन को हर हफ्ते ये हार्मोन चाहिए, या उस पर्सन को रोजाना चाहिए, या जैसे भी उसकी डोज है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी ने इन चीजों को पॉसिबल बनाया है, और इन हार्मोन्स को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने के अंदर बायोटेक्नोलॉजी हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। उसके बाद ये बायोटेक्नोलॉजी हमें प्योर फॉर्म में ये हार्मोन्स प्रोवाइड करती है। इससे हमें ट्रीटमेंट का जो है वो डिसऑर्डर, ऐसे डिसऑर्डर्स को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्योरर प्रोडक्ट्स या हमारे पास प्योर हार्मोन्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंसुलिन, जैसे कि काफी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं इंसुलिन के अंदर, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो होती है उसके अंदर पेंक्रियाज जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं जेनेटिक्स की वजह से, यानी कि मरूसी होती है वो, या मरूसी भी हो सकती है, और उसके और भी फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जो बच्चों को जो डायबिटीज होती है उनके अंदर उनके पैंक्रियाज बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। तो जब पैंक्रियाज डैमेज हो जाते हैं वो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करते, तो हम लोग उसको एक्सटर्नली इंसुलिन देते हैं। सोमैटोस्टेटिक हार्मोन होता है या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही होती है। आगे आ जाता है हमारे पास फोर्थ, बायोटेक्नोलॉजी की और एप्लीकेशन ये है कि जीन थेरेपी के अंदर ये इस्तेमाल होता है, फॉल्टी जीन्स को जो है रिप्लेस किया जाता है फ्रॉम द सेल एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द करेक्ट जीन। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जीन थेरेपी हम लोग करवाते हैं कि ये डीएनए है, डीएनए के अंदर हम लोग जो हमारा, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ यहाँ पे फॉल्टी जीन है, यहाँ पे खराब जीन है, हम लोग इसकी जगह करेक्ट जीन को रिप्लेस करवाते हैं। ठीक है, उसके अंदर काफी सारी डिजीजेस आती हैं। जीन थेरेपी प्रोमिस क्योर ऑल जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, जितनी भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हैं जीन थेरेपी हमें बताती है। थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है कि बॉडी जो है हाइमोग्लोबिन सही तरह नहीं बना पाती है। हाइमोग्लोबिन प्रोटीन जो होती है जो कि रेड ब्लड सेल के ऊपर ऑक्सीजन को कैरी करती है। हीमोफीलिया के अंदर जो है ब्लड नहीं क्लॉट हो पाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, जिससे खून बहुत ज्यादा जाया हो जाता है। ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग्स, अगर कहीं पे कट लग गया है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जैसे कि चैप्टर नंबर 3 फिजियोलॉजी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर रेड ब्लड सेल जो होते हैं ना वो सिकल शेप के होते हैं, जैसे चांद की शक्ल के होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा परेशान कुन डिजीज होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर इनके बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो जीन थेरेपी जो है इनको क्योर करने का जो है वो हमें एक एवेन्यू प्रोवाइड करती है। विच वर ब्रॉट टू इनक्योरेबल, पहले के टाइम पे ये इनक्योरेबल है कि ला इलाज है। इट ऑल्सो प्रोमिस अ बेटर ट्रीटमेंट। ठीक है, ये हमें जीन थेरेपी जो है वो हमें इन्फेक्शियस डिजीजेस का भी ट्रीटमेंट देती है। कहती है कि एड्स वगैरह, लेकिन ये फ्यूचर की बात है, अभी ये जो चीजें हैं एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसके अंदर इम्यून सिस्टम जो होता है वो कोलैप्स कर जाता है। अच्छा जी, आगे है सेल कल्चर टेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी है कि प्लांट सेल या टिश्यू को हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो करते हैं। हम लोग कोई भी सेल लेते हैं, प्लांट सेल या एनिमल सेल है या कोई भी सेल है, हम लोग उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे, और हम लोग उसको इस तरह का मीडियम प्रोवाइड करते हैं, उसको अगर उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हम लोग उसको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग उसको जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हम लोग कोई भी स्पेसिफिक सेल लाइंस, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल हम लोग ले लेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और हम लोग उनको आर्टिफिशियली यानी कि लैब में ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोग ग्रोथ फैक्टर डालते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी प्रोटीन्स जो कि ग्रोथ के लिए जरूरी होती हैं। एंड प्लांट ग्रोथ हार्मोन, और प्लांट के लिए ग्रोथ हार्मोन लाइक जिबरलिन्स होते हैं, और काफी सारे प्लांट की ग्रोथ ग्रोथ जो है वो हार्मोन्स होते हैं। हम लोग हार्मोन्स भी डालेंगे, ग्रोथ के लिए फैक्टर्स या प्रोटीन्स जो है वो भी डालेंगे, इसके न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, ऑक्सीजन अगर इसको रिक्वायर्ड है या कार्बन डाइऑक्साइड इसको रिक्वायर्ड है हम लोग वो भी ऐड करेंगे। यानी कि इसको पूरा आर्टिफिशियल मीडिया जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि वो ग्रो कर सके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग
उसी प्लांट का क्लोन बना सकते हैं या उसी प्लांट की कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, वो प्लांट आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा। तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक जो है वो मैं कह देता हूँ कि कोई करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि उसके ऊपर एलिमिनेशन ऑफ पैथोजन के, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होता है उस प्लांट के अंदर, या उसके अंदर कोई इस तरह के मेटाबोलाइट्स बनते हैं, ठीक है, जो हमारे बहुत ज्यादा काम के हैं, या बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट कोई एंजाइम है, ठीक है, जो कि वो सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, या इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स के लिए कोई इस तरह से, ठीक है, यानी कि फसल बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी, वो वाला प्लांट अगर ग्रो करेगा तो वो उसके अंदर फसल बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी। तो ये बायोटेक्नोलॉजी ने हमें एक नए एवेन्यूज दिए हुए हैं और हमें ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस दे रही है। ठीक है, ये बेटर एंड चीपर वैक्सीन, अगर वैक्सीन की तरफ आए, बहुत से डिजीजेस हैं आजकल, इन्फेक्शियस डिजीजेस बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, दिन ब दिन फैल रहे हैं। हर रोज हर दिन एक नया डिजीज और एक नया इन्फेक्शन फैला होता है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी, इनका इलाज जो है वो मेडिसिन से नहीं होना चाहिए है। ठीक है, बिकॉज एंटीबायोटिक्स जो है वो बहुत जल्दी रेजिस्टेंट हो जाती है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है, लेकिन उसके जो है माइक्रोब्स जो है वो अक्सर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो रहे हैं, यानी कि वो ड्रग्स से बिल्कुल रेजिस्टेंस हो रहे हैं, रेजिस्टेंट हो गए हैं, कि उनका इलाज बहुत ज्यादा ज्यादा देर तक करना पड़ता है हमें, यानी कि मुजाहमत हो गई है, एंटीबायोटिक्स अपना काम करना छोड़ रही है। तो इसके लिए हमारे पास आखिरी हल जो रह जाता है वो वैक्सीन है, कि हमें पहले ही उस डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर करनी चाहिए, ताकि हमारा अपना इम्यून सिस्टम उस डिजीज से लड़ सके। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन जो है हम लोग बनाते हैं। ये वैक्सीन की टाइप है रिकम्बिनेंट डीएनए, जिसके अंदर हम लोग अ, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए और यानी कि दो डीएनए को मिलाते हैं और हम लोग एक माइक्रोब के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और उस तरह की वैक्सीन को हम लोग वायरस के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के लिए और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत सारे डायग्नोसिस के लिए भी एवेन्यूज, यानी कि एपिडेमिक डिजीजेस जो होती हैं उनके लिए भी हमें बहुत सारी टेक्निक्स, या डायग्नोसिस के लिए हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड। एपिडेमिक ये होता है कि किसी स्पेसिफिक खास जगह के ऊपर जो है कोई इन्फेक्शन फैल जाए, जैसे कम्युनिटी के अंदर, जैसे किसी एक शहर के अंदर। पेंडेमिक जो है ना, वो तो मतलब कंट्रीज के अंदर फैल जाए बहुत सारी, ठीक है, इंटरनेशनली फैल जाए, कोई जैसे कि कोविड जो था, कोविड पूरी दुनिया के अंदर फैल गया था। ठीक है, तो वो पेंडेमिक थी। एपिडेमिक ये होता है किसी एक सिटी के अंदर फैल जाए। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इनकी डायग्नोसिस के अंदर भी हेल्प करती है। रैपिड टेस्टिंग डायग्नोस्टिक किट्स, जैसे कि अगर आप देखें ना, रैपिड टेस्टिंग किट्स होती हैं, मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करता हूँ इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, ये देखें, ये टाइफाइड की रैपिड टेस्टिंग किट्स होती हैं, जैसे ये टाइफाइड की रैपिड टेस्टिंग किट्स है। ठीक है, कि उसी टाइम जो है टाइफाइड हमें बता दिया जाता है। ठीक है, कि इसके ब्लड में जो है वो आईजीएम या आईजीजी जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, इस तरह से कोविड की भी रैपिड टेस्टिंग किट्स थी, जिसके अंदर हम लोग जो है वो स्वैब को, ये स्वैब था वो हम लोग नाक के अंदर से सैंपल लेते हैं या गले के अंदर से सैंपल लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग इस सैंपल को डालते हैं। ठीक है, और सैंपल हमें आगे बता देता है कि यहाँ पे पॉजिटिव है टेस्ट टेस्ट, या इसको इन्फेक्शन हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ है। ठीक है, तो मैनी रैपिड टेस्टिंग किट्स और नई टेक्निक्स हमें दी गई हैं, ताकि हम लोग पैथोजन या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे कि ये टेक्निक्स के नाम है प्लाज्मिड प्रोफाइल एनालिसिस, जिनोमिक फिंगरप्रिंटिंग, मल्टी लोकस एंजाइम इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये कुछ टेक्निक्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर जिसे कहते हैं, इलाइजा, ये कुछ और टेक्निक्स हैं जेनेटिक डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए। ये भी जो है आप लोगों ने जैसे इनके नेम्स याद रखने हैं।
ठीक है, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का, सॉरी, बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। ठीक है। एट द एंड यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करती है कि कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स का, जैसे कि कोई सेल है या माइक्रोब है या कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसको कंट्रोल्ड यूज करना, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना, कंट्रोल्ड यानी कि सही प्रिकॉशंस के साथ, एसओपीज के साथ, या उसको प्रॉपरली यूज करना। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई उसका सेलुलर कंपोनेंट है, उसका कोई कंपोनेंट है इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप सो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।